हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लाए हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चंस जो अभी तक एग्जामों में आ चुके हैं। बच्चों, इस पेपर से, इस वीडियो से कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा आपको कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आप अपनी तैयारी रखें कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम कि लेवल को शायद हो सकता है कि टच ही ना कर पा रहे हों, बेसिक क्वेश्चन में पढ़े हों। तो प्यारे बच्चों, आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि आखिर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न कैसा आता है। और जो बच्चे अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो या लेखपाल का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, प्यारे बच्चों सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर भाई सीजीएल में आए तो आपके भी एग्ज़ाम में हो सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 10 क्वेश्चन लाए हैं। वैसे आपके एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो अपकमिंग वीडियोस होंगे बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि मॉडल पेपर में आपके 25 क्वेश्चनों का सेट दें। लेकिन आज के इस वीडियो में बच्चों हम सिर्फ 10 क्वेश्चन लाए हैं। लेकिन वो सारे 10 क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पहले कहीं ना कहीं आ चुके हैं, किसी न किसी सन में आ चुके हैं। तो चलो बच्चों, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप भी पेन कॉपी के साथ बैठिए और आप देखिएगा कि इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो बच्चों, वीडियो कम से कम टाइम का बनाऊंगा। कोशिश ये होगी कि कम से कम टाइम में हम इन सारे 10 क्वेश्चनों को टच कर पाएँ। पहला क्वेश्चन बच्चा, जो एसएससी सीजीएल में 2019 का क्वेश्चन आया है, आपका सीआई और एसआई चैप्टर का मिला के है, क्योंकि इनमें दोनों की बातें की गई हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। आरबीआई ने एक निश्चित धन एसबीआई को 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दी। एसबीआई ने वही धन उसी ब्याज की दर पर उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर बंधन बैंक को दे दिया। एसबीआई का लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्यारे बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है, आरबीआई एक बैंक है, आरबीआई ने कुछ पैसे एसबीआई को दिया और एसबीआई ने क्या किया, वही पैसा उठा के बंधन बैंक को दिया। लेकिन आरबीआई ने जब एसबीआई को दिया, तो आप पहले लगाइएगा, देखिएगा सवाल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आरबीआई ने बच्चों उनको साधारण ब्याज पे दिया एसबीआई को, और एसबीआई ने उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया। और दोनों का टाइम और समय दोनों का इक्वल है। इन्होंने भी उसको 2 साल के लिए दिया और एसबीआई ने बंधन को भी 2 साल के लिए दिया। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इक्वल है, बस यहाँ पर एसआई है, वहाँ पर सीआई है। अब हमें कहा जा रहा है कि एसबीआई का प्रॉफिट क्या है। तो प्यारे बच्चों समझो, अब मान लो यहाँ पर एक आरबीआई बैंक है। इस बैंक के पास हमने मान लिया जो भी पैसा अपने आप में 100 है। इन्होंने अपने पैसे को उठा के एसबीआई को दे दिया। अगर बच्चों इन्होंने अपने पैसे को एसबीआई को उठा के दे दिया तो 100 ही रुपये दिया होगा। लेकिन अलग की बात है, वो 100 रुपया इनके लिए प्रिंसिपल था, यही पैसा इनको मिला। अगर ये इनका पैसा मिला है बच्चों और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% रखा गया है और ब्याज एसआई की हो रही है, बातें एसआई की हो रही हैं, साधारण ब्याज की, टाइम 2 साल है, तो जाहिर सी बात है बच्चा, इनको 2 साल में 40% ब्याज मिलेगा आरबीआई को। यानी ये पैसा जाके यहाँ पर 140 बन गया। यानी एसबीआई अगर आरबीआई को रिटर्न करेगा तो 140 रुपये रिटर्न करेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि इन्होंने इनको 20% ब्याज पे दिया है। भाई 100 रुपया तो दिया था, ठीक है, प्रिंसिपल 100 था, लेकिन बच्चा इनका 2 साल का जो ब्याज है अगर हम बात करें तो 140 हो गया। अगर 40 ब्याज हो गया तो ये जो पैसा रिटर्न करेंगे, ये पैसा कितना रिटर्न करेंगे बच्चा? 140 रुपया रिटर्न करेंगे। 40 रुपया इनका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, है ना। 100 रुपया इन्होंने लिया, उस 100 रुपये पे 40 रुपये इनको ब्याज भी देना पड़ेगा। अगर एसबीआई कभी आरबीआई को पैसा रिटर्न करेगा तो 140 करेगा। लेकिन एसबीआई ने क्या किया था, एसबीआई ने भी उस पैसे का रोटेशन कर दिया। एसबीआई ने प्यारे बच्चों वही पैसा दे दिया बंधन बैंक को। इसने क्या किया, उस पैसे को दे दिया बंधन बैंक को। यानी बंधन बैंक को भी 100 ही रुपया मिला है, लेकिन बंधन बैंक को सीआई पे एसबीआई ने पैसा दिया है कि भैया हम आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने वही रखा जो इनसे आरबीआई ने लिया था, और इन्होंने भी इनको 2 साल के लिए दिया। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा, अगर आपने सीआई पढ़ा है तो पहले साल का भी 20% मिलेगा, दूसरे साल का भी, क्योंकि बच्चों ये मॉडल पेपर है, यहाँ तो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। बाकी पूरा चैप्टर अगर पढ़ना है तो जाके सीआईएसआई का वीडियो देख लीजिएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों पहले साल का 20 मिलेगा, दूसरे साल का 20 मिलेगा, और दूसरे साल 20 का भी 20 मिलेगा। तो 20 का 20% प्यारे बच्चों 4 होता है। तो इस तरीके से जो बंधन बैंक है वो एसबीआई को जब भी इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट के रूप में उसको 44 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा, और प्लस प्रिंसिपल। तो यानी बच्चों अगर बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक का जो अमाउंट बना 144 बना, और अगर ये एसबीआई को रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न करेगा 144। अब आप समझो बच्चा, एसबीआई का प्रॉफिट देखना है। जाहिर सी बात है, एसबीआई ने 100 रुपया लिया था और 100 ही दिया, लेकिन एसबीआई ने इनको 40 रुपये ब्याज दिया और इनसे 44 रुपये ब्याज लिया।
सोचो ना बच्चों, इसने इनको रिटर्न किया 140 रुपये, इससे मिला 144 रुपये, तो एसबीआई का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? एसबीआई का प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का? 4 रुपये का। 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ एसबीआई का। और किस पैसे पे? जो पैसा उसने दिया था, इसने जो पैसा इन्होंने एसबीआई को दिया था, एसबीआई ने आरबीआई को दिया था। भाई 140 पे ही तो प्रॉफिट हो रहा है, तो जो 4 का प्रॉफिट हुआ बच्चों वो 140 पे हुआ, क्योंकि 140 रुपया इनको देना है और 144 रुपया इनसे पा रहा है, तो जो इसका 4 प्रॉफिट है वो 140 पे है। तो अगर हम देखेंगे बच्चों ऐसा कितना परसेंट है, तो हम सभी को पता है 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, बच्चों 4 पंचे 20/7, 7 दूना 14, 2 सही 6/7%। प्यारे बच्चों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका लग पाया कि नहीं लग पाया? और आज के इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। ये बच्चों हमारा पहला प्रश्न था। अभी हम चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। और आप सभी को बता दें, सारे प्रश्न बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। सारे प्रश्न अटेम्प्ट करिए और देखिए आखिर क्या ये सारे प्रश्न आपसे लग पा रहे हैं। तो बच्चों अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है हमारा, एक ठोस में, ध्यान देना बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, मेंसुरेशन 3D का सवाल है। एक ठोस में एक वृत्तीय बेलन के ऊपर सही फिट होने वाला लंब वृत्तीय शंकु रखा गया है। एक बच्चों ठोस है, उस ठोस का मतलब क्या हुआ? उसमें बेलन और शंकु दोनों आ गए। एक ठोस में एक वृत्तीय बेलन के ऊपर सही फिट होने वाला लंबा वृत्तीय शंकु रखा गया है। शंकु की ऊंचाई h है। यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना है, यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना है, तो वृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बच्चों सीचेसल 2014 का क्वेश्चन है, एसएससी सीचेसल 2014 का क्वेश्चन है। अब बच्चों समझो, एक ठोस में, एक ठोस है और उसमें क्या है कंडीशन की, एक वृत्तीय बेलन के ऊपर एक सही फिट होने वाला एक लंबा वृत्तीय शंकु रखा गया है। जैसे प्यारे बच्चों समझो, जैसे हमारे पास क्या है, एक बेलन है, ठीक है, एक हमारे पास बेलन है और इस बेलन में हमने क्या रखा है बच्चों? एक शंकु रखा है। इसके शीर्ष पे यहाँ पर हमने एक शंकु रखा है, तो ये एक कंप्लीट ठोस बन गया। अब इसके बारे में कहा जा रहा है शंकु की ऊंचाई h है। अगर शंकु की ऊंचाई की बात करेंगे बच्चों, तो ये क्या है इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। अब देखो कह रहा है ठोस का कुल आयतन। अगर बच्चों इस ठोस का कुल आयतन निकालेंगे तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। मान लो इसका ऊंचाई h है, तो इसका ऊंचाई हमें नहीं पता, तो इसका ऊंचाई h1 मान लेंगे। भाई दोनों की ऊंचाई अलग अलग होगी और इन्होंने शंकु की ऊंचाई तो h दिया है, तो इसका ऊंचाई हमने h1 मान लिया। अब बच्चों अगर हम इस पूरे ठोस का आयतन निकालेंगे तो हमें पता है कि बेलन का आयतन होता है πr²h, तो इसका h1 लिख देंगे। और दूसरे जो शंकु है बच्चा, इसका आयतन होता है 1/3 πr²h। तो ये बच्चा हमारा पूरे ठोस का आयतन हो गया, जिसमें बेलन भी आ गया और शंकु भी आ गया। अब देखो सवाल आगे क्या कहा जा रहा है, यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना है, शंकु का कितना आयतन होगा? शंकु का आयतन होगा 1/3 πr²h। कह रहा है बच्चों पूरे ठोस का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन का, सिर्फ शंकु के आयतन का 3 गुना होगा। यानी बच्चों ये 3 गुना होगा, जो पूरा ठोस का आयतन होगा वो शंकु के आयतन का पूरे के 3 गुना होगा। अगर बच्चों हम शंकु के आयतन को 3 गुना कर दें, अगर बच्चों हम शंकु के आयतन को 3 गुना कर दें, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब देखो यही सॉल्व कर लेना है। हमसे पूछा गया है कि वृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो प्यारे बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर πr² हम कॉमन ले सकते हैं, और तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? πr²। जब बच्चा कॉमन लोगे तो यहाँ आपका h1 बन जाएगा और प्लस h/3 कह सकता हूँ, है ना। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो h/3 हो जाएगा। और बच्चों देखोगे तो यहाँ पर आएगा πr²h। ये बातें क्लियर है? तो प्यारे बच्चों πr² से तो πr² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा h1 बराबर h, और h/3 बच्चा इधर आ जाएगा तो h/3 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो h1 जो हो जाएगा बच्चों 3 × 3, 3 में से 1 गए 2h, यानी 2h/3। यानी बच्चा जो हमारा बेलन का ऊंचाई होगा उस शंकु के ऊंचाई का 2/3 होगा। बातें क्लियर हैं? बेलन का जो ऊंचाई होगा उस शंकु की ऊंचाई का 2/3 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बातें क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? इस तरीके से आप सारे सवालों को लगा सकते हो। तो अभी हम लोग चलेंगे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो जैसे कि कोई मैंने प्रॉपर पेपर तो लिया नहीं बच्चों, हमने क्वेश्चनों को छांट के लिया है।
अगला जो मॉडल पेपर लाएंगे उसमें हम हर चैप्टर के मतलब एक पूरा पेपर ही लेकर आ जाएंगे कि वो 25 क्वेश्चनों का सेट क्या है। वैसे हमने यहाँ भी वैसे ही रखा है बच्चों जैसे पेपर में आपके आते हैं, लगभग इजी मॉडरेट सब मिला के। तो तीसरा प्रश्न है, दो रेलगाड़ियाँ समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। दो रेलगाड़ियाँ समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला जो आपको मैंने पढ़ा भी। तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। जैसे बच्चों एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इसके सामने से आ रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, यानी इसका भी डिस्टेंस 120 मीटर है, इसका भी डिस्टेंस 120 मीटर है, और वे एक दूसरे की ओर 12 सेकंड में पार कर जाती हैं। यानी बच्चों अगर एक दूसरे को पार करेंगी तो 12 सेकंड में पार करेंगी। अच्छी बात है, दूरी को मीटर में, टाइम को सेकंड में दिया है। तो बच्चों कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ, और दोनों के बारे में क्या बोला है, बोल दिया है दो रेलगाड़ियाँ समान चालों से, यानी दोनों का चाल भी इक्वल है। तो प्यारे बच्चों हम सभी को पता है इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला है, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, हालांकि शायद अभी मैंने इस चैप्टर का वीडियो नहीं अपलोड किया अपने चैनल पे, बहुत जल्द ही बच्चों अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस पड़े हैं, हम रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो इसके भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो बच्चों देखो ना, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर को समझ लो बच्चों, नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ पर दूरियों को हमेशा ऐड करते हैं। जैसे बच्चों रेलगाड़ी का डिस्टेंस 120 मीटर है, इसका भी 120 मीटर है, तो दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो बच्चों 240 मीटर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों स्पीड तो हमें निकालना है, स्पीड हमें पता नहीं है, और हमें इसका टाइम दिया है 12 सेकंड। आमने सामने बच्चा चाल जुड़ जाता है, आमने सामने क्या हो जाता है, चाल जुड़ जाता है। अगर स्पीड निकालेंगे तो 240 बटा में 12 काटेंगे बच्चा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेकिन इसको हमें बदलना है बच्चों, किस में, इसको बदलना है हमें किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम इसमें गुणा करेंगे 18/5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर पर हावर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये प्रत्येक रेलगाड़ी का नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जब आमने सामने ट्रेनें आती हैं तो उनका चाल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। जब यहाँ आप प्लस करोगे तो वहाँ पर बच्चा क्या हो जाएगा, 72 अगर दोनों का है तो इसका मतलब दोनों की चाल क्या है, 36 किलोमीटर पर हावर। प्रत्येक ट्रेन की जो चाल होगी बच्चा 36 किलोमीटर पर हावर होगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्यारे बच्चों अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। हमारे पास चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, ए अकेला, पहले इसे हम इरेज कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा ये तीसरा प्रश्न भी। तो प्रश्न आप देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। यहाँ दोनों रेलगाड़ियों का चाल, बहुत सारे बच्चे 72 पर टिक मार देंगे, क्योंकि ऑप्शन में 72 दिया रहेगा, तब भी गलती कर जाएंगे। तो बच्चों अभी चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। 10 का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया तथा उसके बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो प्यारे बच्चों बता दें, अभी 2 दिन पहले ही मैंने टाइम एंड वर्क का वीडियो अपलोड किया है। जाके उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इस तरह के प्रश्न भी मैंने अपने वीडियो में कराए हैं, और वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो बच्चों इस तरीके से वीडियोज़ ला रहे हैं। अगर आप सारे पैटर्न को फॉलो कर लोगे, हर तरह के क्वेश्चनों को पढ़ लोगे, तो आप 101% अपने एग्जाम में बेहतर करके आओगे। अभी देखते हैं बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को। कहा जा रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, अच्छी बात है। बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो बच्चों हम लोग करते क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 90 होगा, 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, ये सभी बच्चों को पता होगा। अब बच्चों कहा गया बी अकेले ने इस पे 10 दिन काम किया। अगर बी 10 दिन काम करेगा तो प्यारे बच्चों कितना काम करेगा, 60 दिन। तो बी बच्चों 60 काम करेगा, क्योंकि एक दिन में बी 6 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन बच्चों 60 काम करेगा। 60 काम बी ने कर दिया तो काम कितना बचा बच्चों, 30। ये हमारा रेस्ट वर्क है। जो हमारा शेष काम बचा बच्चों वो 30 बचा। अब शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा, तो अपने को सिर्फ ए का बताना है।
तो बच्चा शेष वर्ग जो है हमारा 30 है और ए अकेला एक दिन में 5 काम करेगा, तो 30 काम को करने में कितना दिन ले लेगा? 6 दिन और ले लेगा। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब वहाँ जब ऑप्शन में आएगा बच्चों ये सवाल, तो वहाँ पर आपको 16 भी ऑप्शन में दिया रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 10 और 6 को जोड़ के 16 कर देंगे। तो जबकि आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो सिर्फ ए का ही पूछा गया है कि शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, आप आंसर भी ला देंगे, लेकिन उसके बाद भी बच्चे गलत कर जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चन वो लोग बना देते हैं। तो बच्चों इस सेट में मैंने 4 प्रश्न लिखे थे, अच्छे चारों करा दिए। अगला पेपर उठाते हैं जिसमें मैंने और भी क्वेश्चंस लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा अलजेब्रा का है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। देखिएगा बच्चों, तो एक क्वेश्चन है, यदि मैं इस प्रश्न को लिख दे रहा हूँ, इसको टाइप नहीं करूँगा बच्चों, ठीक है। अलजेब्रा का प्रश्न है तो ये टाइप करने में भी दिक्कत होगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे। अगर हम टाइप भी करेंगे इसे, तो इसे बेहतर है कि हम यहाँ लिख दें। इसका मान दिया है बच्चों, तो हमसे पूछ रहा है हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों SSC CHSL 2019 सही लिखा है बच्चों, और 2019 का प्रश्न है बच्चों। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग अलजेब्रा के कैसे करेंगे, तो एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। क्या ये सवाल आपसे बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है, मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन आप भी ट्राई करो। तो बच्चों करना क्या है, इन दोनों में हमें पहले 2 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर बचेगा x + 1/x = 3। तो हम सभी को पता है x + 1/x = 3 क्या हो जाएगा 2। अगर बच्चों हम आपको बताएं तो हमने इस चीज़ का वीडियो डाला है, शायद सेट्स एंड पावर इंडिसेस जो चैप्टर हमने पढ़ाया था, शायद वहाँ पर इसके हमने क्वेश्चंस रखे हैं और वहाँ पर हमने शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। अलजेब्रा का पार्ट पढ़ा होगा, पुराना वीडियो हो गया होगा थोड़ा, अभी लेटेस्ट में नहीं डाला है, बहुत पहले अपलोड किया था। ये सारे वीडियोज़ हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, इनके सब शॉर्ट ट्रिक्स, इनका हम बच्चों कॉन्सेप्ट बताएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए, अगर कभी भी x + 1/x का मान आपको पता है बच्चा a, और आपको x³ माइनस या प्लस x³ + 1/x³ का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है a³ - 3a। ये बच्चों डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हो। तो ये सब फार्मूला अगर आपको रटा रहेगा तो ये सवाल देख के कर लोगे, और अगर ये फार्मूला नहीं पता रहेगा, ये फार्मूला कहीं और से नहीं आता है, एक कॉन्सेप्ट से ही बनता है। जैसे बच्चों अभी x + 1/x = a लिखा है, अगर दोनों साइड का आप क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो यही तो मिलेगा, a³ + b³ + 3ab। अगर फार्मूला आप लोग को याद होगा तो, और ब्रैकेट में a + b, और यहाँ क्या मिला a³। प्यारे बच्चों a इससे कट गया ना, तो देखो x³ + 1/x³ + 3, इसी का तो आपने मान a दिया था, इसका मान क्या था? इसका मान a था, तो ये हो गया 3a = a³। तो प्यारे बच्चों x³ + 1/x³ = a³ - 3a, ए वैल्यू जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये जो फार्मूले जनरेट होते हैं बच्चों यहीं से होते हैं। अब आपको हम एक दिन वीडियोस बना देंगे लेटेस्ट में अलजेब्रा का, बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आपको वहाँ बता देंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप देख के कर लोगे। आप देखो इस क्वेश्चन में करना क्या था, इसका मान दिया है, इसके स्थान पे तो हम लिख देंगे भाई a³ - 3a और +2। तो बच्चों a का मान कितना दिया है? 3/2 का क्यूब -3 × 3/2 एंड +2। 3 का क्यूब बच्चा 27, 2 का क्यूब 8, 3 × 9 बटा में 2 +2, 8 एलसीएम, ऊपर 27, 2 चौका 8, 4 9 36, 8 दूना 16। जोड़ेंगे बच्चों 3 और 43 हो जाएगा, 43 - 36/8, तो 4 3 7, 7/8 बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। 7/8 हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर है, यही इसका आंसर आ रहा है। तो बच्चों आप देख पा रहे हो ना सवालों को कितने कम टाइम में बना पाओगे, लेकिन बस बात वही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब, और अगर यही चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो यही सवाल आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, हो सकता है आप देख के डर भी जाएँ। तो चलो बच्चों अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही आंसर करते हैं आप ज़रूर बताइएगा। ये मॉडल पेपर है, जब भी हम मॉडल पेपर का बच्चा डालें, हमें पता है प्रशांत हैं, अनिरुद्ध हैं, अंशु हैं, अनुज हैं, आप सभी लोग रेगुलर, विशाल हैं, आप लोग बच्चों हमेशा देखते हो। तो अनिरुद्ध है,
तो आप लोग कमेंट किया करो कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर किया है, तब तो पता चलेगा भाई मॉडल पेपर हमने जो बनाया वो हमारा सार्थक है। तो अगला प्रश्न बच्चों ये आया है हमारा, ये हमने मेंशन नहीं किया बच्चों यहाँ पर कब आया था और किस एग्ज़ाम में आया था, शायद मैं लिखने को भूल गया, लेकिन एग्ज़ाम में आपके आया हुआ ही क्वेश्चन है, वही मैं लिख रहा हूँ। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा, तो इस सवाल को भी मैं बच्चों नहीं टाइप करूँगा, यहीं पर लिख दे रहा हूँ। कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 है, तो हमसे पूछा गया है बच्चों साइन की पावर 7 थीटा प्लस कोसेक की पावर 7 थीटा का मान क्या होगा, का मान है। तो प्यारे बच्चों ये सवाल आप सबके लिए ट्रिग्नोमेट्री का है, तो जो बच्चे ऑलरेडी इंटर साइंस से हैं उनके लिए तो बेहतर होगा, लगा सकते हैं। तो आप सब ट्राई करो कि ये सवाल लग पाता ही नहीं लग पाता है। बाकी हम आपको इनका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये भी बच्चों आपको एग्ज़ाम में आया था, लेकिन हमने इसे मेंशन नहीं किया है कि कब आया था और किस एग्ज़ाम में आया था। देखो बच्चों, इसका मान आपको दिया है, तो इसे आप ले सकते हो साइन थीटा और कोसेक को ले सकते हो 1/sin थीटा बराबर 2। प्यारे बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा, और इस साइन का इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 2sin थीटा हो जाएगा। जब इसे पक्षांतर करोगे तो ए वैल्यू इधर आएगा -2sin थीटा और प्लस 1 बराबर 0। अब बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला हो गया, तो ये हमारा बन गया साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ही है, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा -1 बराबर 0। स्क्वायर हटा भी दोगे तब भी बच्चों वही रहेगा, और ए 1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस का हो जाएगा। अब इसे आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर साइन 90, क्योंकि बच्चों 90 का मान होता है, तो थीटा का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब थीटा का मान अगर 90 डिग्री आ गया बच्चा, तो यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री और पावर 7 कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोसेक 90 की पावर 7, क्योंकि बच्चों साइन 90 का भी मान 1 होता है 1 की पावर 7, और कोसेक 90 का भी मान 1 होता है 1 की पावर 7। तो बच्चा 1 + 1 आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये सारे क्वेश्चंस को आप वीडियो रोक लिया करो, एक बार आप देखा करो क्या ये सवाल आपसे बन पा रहे हैं। अगर आपसे बन जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं बन रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इन सवालों को फिर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें इस तरह के अभी और भी एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ताकि आप बेहतर अपने एग्ज़ाम में कर पाएँ। चलो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम थोड़ी सी कोशिश फास्ट कर रहे हैं ताकि वीडियो कम टाइम का बने बच्चों। ऐसी कोशिश है कि आपका समय कम से कम जाए और आप चीज़ें बेहतर सीख पाएँ। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा एज प्रॉब्लम से है और बड़ा ही प्यारा सवाल है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। प्यारे भाइयों देखो, 2 भाई थे, एक ए है एक बी है। इनके आयु का रेशियो आपको दिया है 1:2 दिया है, लेकिन ये कब का है, ये वर्तमान का है। ये अच्छी बात है। ट्रिक पे बता दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ट्रिक पे ही सवाल को लगाना है। ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट होता है, उसी पे बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है एक्स वगैरह मान के उस पर नहीं बता रहा हूँ। उसको अगर आपको जानना है तो बच्चों हम इनके वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, चैनल से जुड़े रहिए, वॉच करते रहिएगा, वो सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। अब बच्चों हमें इनका 5 वर्ष पहले का भी दिया है रेशियो, कि भाई 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व लिख दिया, इनका जो रेशियो था वो 1:3 था। तो बच्चों पहले का रेशियो ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट हम लोग बता रहे हैं उसमें क्या होता है बच्चा, कि वर्तमान का रेशियो पहले के रेशियो से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो हाँ, और इनका डिफरेंस दोनों में सेम होना चाहिए। इनका डिफरेंस यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। तो ऊपर वाले वैल्यू में 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ बच्चों अपने ए और बी का जो नया रेशियो मिलेगा 2:4, यानी 2 का गुणा इसमें भी होगा और 2 का गुणा इसमें भी, और नीचे वाले में 1 से गुणा कर दो। भाई गुणा करो या ना करो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वही वैल्यू रहेगा। अब इनका बच्चों देखो डिफरेंस, यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। 1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है बच्चों, 5 वर्ष का अंतर है ना। ये भाई वर्तमान का है और ये 5 वर्ष पूर्व का है। तो प्यारे बच्चों 1 का मान 5 है। अब अगर आपको इनका वर्तमान एज चाहिए तो इसमें गुणा करो, यानी 10 साल, और ए अभी कितने के हैं, 500 का 20, और 5 साल पहले का चाहिए बच्चों तो इसमें गुणा करो। ये 5 साल के थे, अभी 10 हैं तो 5 साल ही रहे होंगे, और 5 3 15, ये 15 साल के रहे होंगे। अगर अभी 20 हैं तो 15 साल के रहे होंगे। तो बच्चों ए इनका क्या आ गया, अभी का आ गया एज। हमसे कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा।
तो प्यारे बच्चों 5 वर्ष बाद ये 15 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 25। तो 5 3 15, 5 25, 5 वर्ष बाद जो इनकी आय का अनुपात होगा वो क्या होगा, 3:5 होगा। तो बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। इस तरीके से हम लोग अपने सारे प्रश्न कर ले रहे हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? बड़ा ही प्यारा सवाल है और प्रॉफिट लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा, जैसे बच्चों हमने मान लिया कि भाई इसका अंकित मूल्य जो भी होगा मार्क प्राइस बच्चा वो अपने आप में 100% होगा। जाके बच्चों इसका वीडियो देखिएगा, हमने प्रॉफिट लॉस का वीडियो डाला है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 100% मान लिया। एक खिलौने के अंकित मूल्य पे 10% का बट्टा, अगर इस पे बच्चा 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो ये सामान कितने में सेल होगा? ये सामान सेल हो जाएगा 90% में। हमने आपसे कहा था कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, जो सामान के ऊपर लिखा रहता है प्राइस उसी पे मिलता है। तो उस पर डिस्काउंट देंगे 10%, बच्चा डिस्काउंट देने के बाद सामान बिक जाता है, यानी वो सामान का प्राइस 90% हो गया। फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, 90 में बेचेगा तो 20% कमाएगा, यानी बच्चा जो 90% है ये 120% का वैल्यू है 90। अगर 1% का मान निकालेंगे तो 90/120 और 100 से गुणा करेंगे। कभी भी सेलिंग प्राइस पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आता है। बच्चों देखो, जिनका ये मॉडल पेपर का मतलब है कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है चैप्टर तो जाके बच्चों इनका वीडियो देखो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। आप चैनल से जुड़े हो, एकदम ऑथेंटिक चीज़ें दे रहे हैं बच्चों। एक क्लास के रूम में जो आप फीस पेड करके पढ़ते हो वो चीज़ें आपको यहाँ फ्री पढ़ने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप एक क्लास की तरह इसको फॉलो करो, पूरे वीडियोस को मन से वॉच करो। आप देखिएगा, आप अपने एग्ज़ाम में निकाल के आओगे बच्चों। क्वेश्चन भी हम वही ला रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, 4 से काटेंगे 25, 25 तिहाई 75। ये बच्चों हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कह रहा है कि अगर वह 20% का बट्टा दे, बच्चा 100 रुपये का सामान था, अगर 20% डिस्काउंट दे देगा तो सामान कितने में सेल होगा? 80 में। कह रहा है अब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 75 में खरीदा, 80 में बेचा, तो बच्चों अब कितना कमाएगा? अब भी 5 रुपया कमाएगा। लेकिन प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 4 तिहाई 4 पंचे 20 बटे 3, 3 छंग 18, 6 सही तो बटा 3% बच्चा आपका आंसर। और बच्चा एक क्वेश्चन आया था आपका एसएससी सीजीएल 2017 का प्रश्न है। 2017 में बच्चा ये प्रश्न आपका आया था, ठीक है, सीजीएल के एग्ज़ाम में। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन बच्चा ये क्वेश्चन बहुत आसान था, डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वीडियो को जाके एक बार वॉच करिएगा। ये सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे हैं कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम में समस्या आ सकती है, क्योंकि ये सब तो आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी बच्चे करेंगे। प्यारे बच्चों, अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है। ये सवाल बहुत अच्छा है। पी का मान हमें दिया है 999। मैं सवाल लिख दे रहा हूँ। लिखा है हो तो, यहाँ आगे यदि भी लिखा है, यदि ऐसा हो तो बच्चों यहाँ एक वैल्यू लिखा है, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। लिखा है क्यूब रूट पी स्क्वायर प्लस 3p n प्लस 3 प्लस 1 बराबर क्या होगा, इसका मान बताना है। ओके, ये भी बच्चों क्वेश्चन आपका सीजीएल 2012 का है। अब देखो बच्चों, इस सवाल को हम लोग को लगाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे क्यूब रूट। अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो पी स्क्वायर का पी से गुणा पी क्यूब हो जाएगा, 3p से स्क्वायर गुणा होगा 3p स्क्वायर प्लस 3 का p से गुणा बच्चों 3p एंड प्लस 1। हमने सिर्फ ब्रैकेट खोला बच्चा। अब देखो एक बात आप समझो, अगर हम चाहें तो एक लाइन और लिख दें, पी क्यूब लिखा बच्चों, यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1 को आगे ले लिया। इन दोनों में 3 कॉमन है कि नहीं कॉमन है? 3p कॉमन है, दोनों में 3p कॉमन है, तो ब्रैकेट में p प्लस 1 बच रहा है, क्योंकि ये तो आपने पूरा ले लिया, यहाँ पर p यहाँ पर 1। अब बच्चों आपको पता होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये जो चीज़ है बच्चों, p प्लस 1 का होल क्यूब का फार्मूला है।
PA³ प्लस V³ प्लस 3AB। AB का मतलब B का मान तो एक ही है और ब्रैकेट में A प्लस B, तो बच्चों यही इसका फार्मूला है और एक क्यूब रूट से करनी कैंसिल, यानी हमारा आ जाएगा P प्लस 1 और P का मान बच्चों 999 प्लस 1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1000। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्ज़ामों में आ जाते हैं, तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। तो चलें बच्चों अगले प्रश्न पे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, आज का 10वां प्रश्न है, जो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है। और आपने इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया जरूर बताइएगा। बच्चों अंतिम प्रश्न है, दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 24 है। लासा और मासा का गुणनफल 224 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। एक तो बच्चों इन सवालों को आप जो है ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा बच्चों आप यहाँ देखो। प्यारे बच्चों इस सवाल को समझने के लिए अभी आप लगाओ, समझ में आ जाएगा सवाल में कितना दम है। इस सवाल को बहुत बेहतर समझने के लिए आप हमारे लासा और मासा का वीडियो वॉच करो, आपको समझ में आ जाएगा, कोई सवाल नहीं फंसेगा, ये डन है बच्चा, क्योंकि इस तरीके से मैंने वहाँ पर पढ़ाया था। अब हम आपको यहाँ पर यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों जो हम वीडियोस डाल रहे हैं बहुत ऑथेंटिक डाल रहे हैं, लेकिन जो लोग इसे लाइटली ले रहे होंगे, अरे यार वही तो है, तो बच्चों फिर आप नहीं सीख पाओगे। अगर आप ऑथेंटिक चीज़ें लेके अगर आप सीरियसली लेके पढ़ाई करोगे तो ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, अगर आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो। बच्चों हमने वहाँ पढ़ाया था, मान लो हमारे पास दो संख्याएँ हैं, एक A है और एक B है, ठीक है, एक N1 एक N2 दो संख्याएं हैं। और बच्चों इनका HCF मैंने मान लिया कि मान लो इनका HCF H है। अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो पहली संख्या H आ जाएगा और दूसरी संख्या बच्चों HB आ जाएगा, ये हमने आपको बताया था। और इनका जो लासा होगा बच्चों, उनका लासा हो जाएगा HAB, जो लासा होगा वो इनका हो जाएगा HAB। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है इनके लासा और मासा का गुणनफल कितना है, इनके लासा और मासा गुणनफल 24 है। तो इनका मासा मैंने कितना माना है, H माना है, लासा कितना होगा बच्चों, ये इनका लासा होगा, क्योंकि भाई देखो अगर 12 है और 15 है तो बच्चों इनका फैक्टर जो होगा 3 चौका 12 और 3 पचे 15, तो 3 तो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ये हमारा HCF हो गया। अब जो हमारे को प्राइम नंबर बचे, अगर उसमें HCF से गुणा कर दोगे तो लासा आ जाएगा। देखो 4 पंचे 20 और 20 यहीं 60, इनका लासा कितना होगा, 60 है तो होगा। तो जाके बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तब क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों इनका मासा और गुणा लासा अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 24। H का मतलब H² AB बराबर 24, H² AB इसका खंड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 8 3 24। तो बच्चों अब यहाँ से गेस कर लेंगे, तो 2 और 3 ये हमारे प्राइम नंबर हो गए, 4 हमारा H² का मान हो गया। अगर H² बराबर बच्चा 4 है तो H का मान हमारा 2 होगा, A इनका मासा हो गया, ठीक है। और बच्चा A और B हमारे प्राइम नंबर हो गए, A का मान B और B का मान 3। और हमने कहा कि अगर आप प्राइम नंबर में कभी भी मल्टीप्लाई करोगे बच्चों HCF से, को प्राइम नंबर में HCF से गुणा करोगे तो संख्याएं आ जाएंगी। अगर इनमें HCF से गुणा करेंगे तो पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 6 आएगी। दोनों संख्याओं का बच्चों देखो अंतर भी 2 है और दोनों का गुणनफल 24 है। तो बच्चों ये हमारा सवाल था इनका। अच्छा इनका लासा और मासा का गुणनफल बोला था ना, अब संख्याओं का अंतर 2 बोला था, ठीक है। तो अगर इनका लासा निकालोगे बच्चों 6 और 4 का, तो देखो इनका लासा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इनका मासा निकालोगे तो इनका मासा 2 आएगा बच्चों, 2 से दोनों संख्याएं कटेंगी और इनका गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा, ये चीज़ था। अब बच्चों समझो आपके पास एक बढ़िया सवाल थे। इस क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए कहेंगे जाके आप मेरा लासा मासा का वीडियो देखिएगा, अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके ऑथेंटिक है, चैनल में जेन्युइन चीज़ें ला रहे हैं, थोड़ा भी बकवास नहीं है बच्चों, सब कुछ प्रॉपर तरीके से चैनल से जुड़े रहोगे तो आप एक बेहतर क्लास सीख पाओगे, बिना पैसे के कंप्लीट फ्री बैच है। सो थैंक यू बच्चों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू।